स्वागत है दोस्तों शैडो स्लेव की नई एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलो बिना किसी देरी के अगला चैप्टर शुरू करते हैं। शैडो स्लेव चैप्टर 3 स्ट्रिंग्स ऑफ फेट। उत्तर बताता है कि कुछ मिनट तक सनी का मूड खराब रहा, पर फिर उसने खुद को शांत किया और ताज़ा हवा का मज़ा लेने की कोशिश की, क्योंकि ऐसी ताज़ी हवा रियल वर्ल्ड में मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ की हवा में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। और उत्तर आके बताता है कि शहर के अमीर लोगों को ही अच्छी हवा के लिए फ़िल्टर सिस्टम नसीब हो पाते हैं, पर उस फ़िल्टर सिस्टम की भी फ़िल्टर की हुई हवा बेजान और रूखी से रखती हैं। सिर्फ बहुत ज़्यादा बड़े अमीर लोग ही अच्छी हवा में सांस ले पाते हैं। तो जहाँ सनी रहता है स्लम्स में, वहाँ की तो पूछो ही मत, वहाँ बहुत बुरा हाल है। और फिर उत्तर बताता है कि यहाँ ये सनी अब बिल्कुल साफ़ हवा में फ्री में सांस ले पा रहा है और जितना चाहे साफ़ हवा का मज़ा ले सकता। सनी अपने मन में सोचता है कि सच में इस पल के कुछ ना कुछ फ़ायदे तो हैं ही। और फिर सनी सोचता है कि काश ये बस जानलेवा ठंड ना होती और उसके हाथ पैर ना दुख रहे होते तो कितना अच्छा होता। और फिर वो तरह में बताता है कि गुलामों को वो कारावान धीरे धीरे घसीट घसीट कर ले जा रही थी और उन्हें ऊपर चढ़ने के लिए धक्के दे रही, जिससे बहुत से गुलाम चलते चलते ही कई बार ज़मीन पर गिर रहे थे। और इसी वजह से एक दो बार तो ऐसा हुआ कि जो लोग बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे, उन्हें बिना किसी रहम के जंजीरों से आज़ाद करके खाई में फेंक दिया, जो उनकी लेफ्ट साइड में थी। सनी ने उन्हें नीचे गिरते हुए देखा और उसके मन में थोड़ी हमदर्दी जागी। और फिर सनी मन ही मन कहता है कि भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। भले ही इस खौफनाक नाइटमेयर के दौरान अच्छा महसूस करना थोड़ा अजीब था, पर शुक्र है कि सनी के पास इस सिचुएशन में ढलने के लिए थोड़ा वक्त था। जब उसमें पहली बार स्पेल के लक्षण दिखे थे, तब उसने सिचुएशन को अच्छे से हैंडल नहीं किया था। अभी वह 17 साल का भी नहीं हुआ था और उससे पहले ही मरने की बात सामने आ जाए तो इस बात को हजम करने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए होती है। लेकिन सनी को इस बात को हजम करने में बहुत कम समय लगा, क्योंकि अपने पेरेंट्स की उस टेम्परेरी कवर यानी यादगार के पास जाने के बाद, सच बताएं तो वह इतना गरीब था कि वह अपने पेरेंट्स के लिए रिमेम्बरेंस फैसिलिटी का सस्ता स्लॉट भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसलिए उसने अपने पेरेंट्स के लिए एक पुराने पेड़ पर 2 लाइन खोदी हुई थी उनके नाम की। और वहाँ अपने लिए एक तीसरी लाइन खोदने के बाद सनी अचानक से एकदम रिलैक्स हो गया था, क्योंकि अब उसे पैसे कमाने और खाना ढूंढने और फ्यूचर की प्लानिंग करने के बारे में चिंता नहीं करनी थी। जब सबसे बुरा जो हो सकता था वो पहले ही हो चुका था, तो किसी और चीज़ से क्या डरना था। इसलिए ठंड में मर जाना, और वो भी गुलाम होते हुए, यह कोई बड़ा झटका नहीं था। और वैसे भी वह जानता था कि वह इस ठंड की वजह से नहीं मरेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने पहले ही देख लिया था कि पहाड़ के ऊपर उस कारवान का क्या नसीब होने वाला है। हड्डियों का वह ढेर जो सनी ने पहले समय के उल्टे चलने के वक्त देखा था, पूरा चांस था कि मॉन्स्टर के झुंड द्वारा ही इस कारवान के लोगों को खाए जाने से बना था। और वह अटैक कुछ ही घंटों में होने वाला था, न कि कुछ दिनों में। तो उसके पास अभी भी एक और मौका था, और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए सनी ने अपने स्टेटस को एक बार फिर देखने का फैसला किया और अब उन रियून्स को वापस बुलाया। पिछली बार वो अपने एस्पेक्ट को देखकर इतना गुस्सा हुआ था कि एट्रीब्यूट को अच्छे से देख ही नहीं पाया था। हालांकि एट्रीब्यूट्स किसी के एस्पेक्ट जितने इम्पोर्टेंट नहीं होते, पर ये अक्सर जिंदगी और मौत की वजह बन जाते हैं। ये नेचुरल गुण और शक्तियों को दिखाते हैं और कभी कभी पैसिव एबिलिटीज़ और इफेक्ट भी देते हैं। सनी फिर फेटेड एट्रीब्यूट का डिस्क्रिप्शन पढ़ता है, जिसमें सनी पढ़ता है कि किस्मत के धागे तुम्हारे चारों तरफ लिपटे हुए हैं और ऐसी अजीब और अनहोनी घटनाएं, चाहे अच्छी हो या बुरी, तुम्हारी तरफ खींची चली आएगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आशीर्वाद मिलता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें श्राप मिलता है, पर दोनों एक साथ होना बहुत ही रेयर होता है। और फिर सनी मार्क ऑफ डिविनिटी के एट्रीब्यूट्स के डिस्क्रिप्शन को पढ़ता है। उसमें लिखा था, तुम्हारे अंदर भगवान के दिव्यता की एक हल्की सी खुशबू है, जैसे बहुत समय पहले किसी ने जिसे इसका स्पर्श मिला हो, उसने तुम्हें थोड़ी देर के लिए छुआ हो।
और फिर वह चाइल्ड ऑफ शैडोज़ के एट्रीब्यूट्स के डिस्क्रिप्शन को पढ़ता है, जिसमें लिखा था कि परछाइयाँ तुम्हें अपनों में से एक मानती है। सनी को ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। सनी तुरंत ही समझ जाता है कि उसका जो पहला एट्रीब्यूट है फेटेड, वही इस मुसीबत की सबसे बड़ी वजह है। पहली नज़र में तो उसे ऐसा लगा था कि किस्मत में कोई बुरा अंजाम लिखा है, जैसे कि तरस खाते हुए मर जाना और बिना किसी निशान के गायब हो जाना। पर डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद उसे समझ आया कि फेटेड होने का मतलब ये था कि ऐसी अजीब चीज़ें जिनके होने की उम्मीद ना हो, उनके होने के चांस बढ़ जाते हैं जब वो आसपास होता है। सनी अपने आप से कहता है कि लगता है इसी वजह से मुझे ये सबसे ज़्यादा रेयर और बिल्कुल बेकार एस्पेक्ट मिला है, और ऊपर से इसका एक वेरिएंट भी मिला। अगर फेटेड सनी का जन्मजात एट्रीब्यूट था तो बाकी के दो टेम्पल स्लेव एस्पेक्ट की वजह से मिले थे। मार्क और डिग्निटी तो थोड़ा सीधा साधा था। इसका काम था ड्रीम रियल्म के अंदर कुछ सेक्रेट जगहों के जाने की परमिशन देना और कुछ तरह के जादू टोना बढ़ाना। पर चूंकि आसपास कोई पवित्र जगह दिख नहीं रही थी तो सनी के एस्पेक्ट का जादू से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए ये भी बेकार ही था। लेकिन चाइल्ड ऑफ शैडोज थोड़ा अजीब था। उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना था और ना ही इसके बारे में कोई आइडिया था कि ये कैसे काम करता है। कम से कम तब तक जब तक सूरज पहाड़ के पीछे नहीं छुपा था और आसमान में अंधेरा नहीं छाने लगा था। और तब सनी को समझ में आया कि वह अंधेरे में साफ साफ देख पा रहा है। ये एबिलिटी ऐसी नहीं थी जिसे हल्के में लिया जाए, और पूरा चांस था कि परछाइयाँ उसे कुछ और भी अनजान तोहफे दे सकती है जिनका अभी उसे नहीं पता है। सनी सोचता है कि चलो कुछ तो अच्छा मिला, और तभी उसे आवाज़ आती है, और तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो कह रही होती है कि कैरावान को रोको और कैंप लगाने की तैयारी करो। हेड सोल्जर के आदेश के बाद सारे गुलाम रुक जाते हैं और ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। वो ठंड से कांप रहे होते हैं और उस छोटी सी खुली जगह पर जो पहाड़ के ऊपर ढलान से बनी हुई है, उस पर सुकून से आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। और बाकी सोल्जर्स गुलामों को एक दूसरे के पास फांसी टाइट सर्कल में रखने के लिए इकट्ठा करते हैं ताकि वो एक दूसरे की गर्मी से इतनी ठंड में गर्म रह सके। और उन्होंने उस सर्कल के अंदर एक बोनफायर भी जला ली होती है। उससे पहले उन्होंने सैनिकों ने अपने घोड़ों की देखभाल की होती है, जिससे उन गुलामों की जंजीरें बंधी हुई थी और उस पे उन घोड़ों पे सामान भी लदा हुआ। और वो मुख्य जंजीर मजबूती से बंधी हुई थी, उसे हवा को रोकने के लिए आगे धकेल दिया गया। सनी नोटिस करता है कि सोल्जर जिसने सनी को पानी दिया था, वो पहाड़ की तरफ देखते हुए एक अजीब सा एक्सप्रेशन बना रहा है। सनी सोचता है कि क्या अजीब आदमी है यार। जल्दी ही बोन फायर की आग तेजी से बढ़ जाती है और जो ताकतवर गुलाम होते हैं उन्होंने आग के पास जाने के लिए जगह ढूंढ ली होती है। और कमज़ोर गुलाम सनी जैसे सबसे बाहरी किनारे पर बैठने के लिए मजबूर किया जाता है, जहाँ उनकी पीठ ठंड से जम रही होती है। और हैरानी की बात यह है कि वो इससे उनका हिलना डुलना रुक गया है, क्योंकि वो अभी भी उस जंजीर से बंधे हुए हैं। इस वजह से वो जाना पहचाना छोटे कंधे वाला आदमी भी आग के पास नहीं जा पा रहा है। और फिर वो छोटे कंधे वाला आदमी इम्पेरल्स को मन ही मन में गाली देता है। सोल्जर्स घूम घूम कर सभी गुलामों को पानी और खाना दे रहे थे, और सनी को भी ठंडे पानी के कुछ घूंट मिले और एक पत्थर जैसे फफूंदी लगे हुए ब्रेड का टुकड़ा भी मिला, जो कि देखने में बहुत ही गंदा लग रहा था। और उसने अपने आप को उसे खाने के लिए मजबूर किया, और उसे खाने के बाद भी सनी को बहुत ही भूख लग रही थी। और वही सिर्फ अकेला नहीं था जिसे बहुत भूख लग रही थी। वो चालाक सा गुलाम जो सनी के पीछे चल रहा था, वो भी तरस और परेशानी में आसपास देखने लगा और कहता है कि सारे भगवानों की कसम, वो लोग तो मुझे जेल में भी इससे अच्छा खाना देते थे जहाँ मैं काल कोठरी में रहता था। और फिर वह नीचे ताकते हुए कहता है कि जबकि जेल में तो हम में से कितनों को तो फांसी की सजा होने वाली थी, तब भी वो हमें इतना अच्छा खाना देते थे। हमसे कुछ ही कदम दूर जहाँ वो रोड ख़त्म होती थी और नुकीली चट्टानें शुरू होती थी, वहाँ लाल रंग के बेरीज उगे हुए थे। सनी ने उन्हें पहले भी नोटिस किया था और वह सोच रहा था कि ये सफ़ेद बर्फ़ में कितने लाल रंग के सुंदर दिख रहे थे। और उन्हें देखने के बाद उसके पीछे चलने वाला समझदार गुलाम घुटनों के बल रेंगते हुए उनकी बैरी की तरफ दौड़ा जाने लगा। और फिर उस जेंटल आवाज़ वाले गुलाम की आवाज़ आई और वो कहता है कि दोस्त, मैं तुम्हें इन्हें ना खाने के चला दूंगा। सनी पीछे घूमा और जेंटल वॉइस वाले गुलाम को ध्यान से देखने लगा। वो लगभग 40 साल का लंबा आदमी था
पतला सा और अजीब रूप से हैंड्स, और वह स्कॉलर जैसा लग रहा था। उस जैसा आदमी गुलाम कैसे बन गए, लेकिन फिर भी वो वहाँ मौजूद था। फिर वह चालाक दिखने वाला गुलाम कहता है कि तुम और तुम्हारी ये सगा, क्या ऐसा क्यों है कि मैं उन्हें ना खाऊं। और स्कॉलर जैसे दिखने वाले गुलाम ने माफ़ी मांगते हुए स्माइल किया, और फिर वो बताता है कि इन बैरिज को ब्लेडवेन कहते हैं। ये उन्हीं जगहों पर उगते हैं जहाँ इंसानों का खून बहा हो। इसी वजह से गुलामों को व्यापार वाले रास्ते पर ये हमेशा मिलते रहते हैं। और फिर वो चालाक दिखने वाला गुलाम कहता है कि तो क्या हुआ। और फिर वह स्कॉलर जैसा दिखने वाला गुलाम गहरी सांस भरते हुए कहता है कि ये ब्लेडवेन जहरीले होते हैं, और इसीलिए ये कुछ ही बैरीज एक जवान आदमी को मारने के लिए भी काफ़ी होते हैं। और फिर वो चालाक दिखने वाला गुलाम डर के मारे खुद की किस्मत को कोसने लगता है, और पीछे हटते हुए उस स्कॉलर जैसे दिखने वाले गुलाम को घूरने लगता है। लेकिन सनी ने उनकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आसपास देखते ही उसने देखा कि ये वही जगह है जहाँ नाइटमेयर के शुरुआत में सनी ने बहुत सारे हड्डियों के ढांचों को बिखरे देखा था। और वह पक्का अंदाजा लगा सकता था कि जिस भी चीज़ ने उन हड्डियों का ढेर लगाया था वो जल्द ही होने वाला था। जैसे ही वह ख्यालों में डूबा हुआ था, ऊपर से वो तेज गरजने की आवाज़ आई, और अगले ही पल आसमान से एक बहुत बड़ी और भारी चीज़ नीचे आकर टकराई। और यहीं पे ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ, जो कि है चैप्टर 4, जिसका नाम है द माउंटेन किंग। पिछले चैप्टर में जैसे हमने देखा था कि कुछ भारी सी चीज़ आसमान से नीचे गिरते हुए आती है, और अब वहीं से आगे शुरू करते हैं। उस बिजली कड़कने जैसी आवाज़ की तरफ देखते हुए कई गुलाम ऊपर देखने की कोशिश करते हैं, और उन्हें अपने ऊपर बहुत से पत्थर और बर्फ़ के टुकड़े आते हुए नजर आते हैं। और वो डर के मारे पैनिक में इधर उधर भागने लग जाते हैं, लेकिन उस मोटी जंजीर से बंधे होने के कारण वो जमीन पर गिरने लगते हैं और दूसरों को भी खींचने लगते हैं। लेकिन सनी ये सब देख कर भी सीधा खड़ा था, ज़्यादातर इसलिए क्योंकि वो पहले से इसके लिए तैयार था। एकदम शांत और होश में रहते हुए उसने आसमान की तरफ देखा, और उसके एट्रीब्यूट्स की वजह से उसे अंधेरे में भी साफ दिख रहा था। और फिर उसने अपना एक कदम पीछे बढ़ाया, और अगले ही पल एक इंसान के धड़ के साइज के बर्फ का टुकड़ा उसके ठीक सामने टकराया, और वो फट गया, और जिससे छोटे छोटे नुकीले टुकड़ों की बारिश हो गई। और ऐसे ही देखते देखते अफरा तफरी शुरू हो गई, और कई लोग जख्मी होते रहे। उन बर्फ के टुकड़ों के गिरने की वजह से वे अपनी जान भी खोते रहे। दर्द और चीख पूरी पूरे वातावरण में गूंज गई। उस खड़ूस सोल्जर ने, जिसने सनी को पानी पीने से रोका था, उसने चिल्लाकर कहा, खड़े हो जाओ बेवकूफ़ों, दीवार की तरफ भागो। वो गुस्से में चिल्लाते हुए गुलामों को पहाड़ के ढलान की तरफ भेज रहा था, जहाँ उनका थोड़ा बचाव होता। पर इससे पहले कि कोई उस खड़ूस सोल्जर की बात पे ध्यान दे पाता, एक बहुत बड़ी भारी भरकम चीज आसमान से आकर जमीन पर गिरी, जिससे पूरी जमीन कांप गई। वो चीज सीधा कारवन और पहाड़ की दीवार के बीच में गिरी, जिससे कुछ सेकंड के लिए सब कुछ खामोश हो गया। पहले तो ये चीज गंदी बर्फ के ढेर जैसी लगी, जो लगभग गोल शेप की थी और एक घोड़े पे सवार सोल्जर के जितनी बड़ी लग रही थी। लेकिन जैसे जैसे उसने अपने हाथ पैर खोलने शुरू किए, वो एक बहुत ही भारी भरकम बड़ा मॉन्स्टर दिखा। वो चीज कम से कम 4 मीटर लंबी थी, जिसे देखते ही सनी सुन्न पड़ गया। उस क्रिएचर के दो छोटे मोटे पैर थे, और एकदम सूखा हुआ और झुका हुआ धड़ था, और अजीब रूप से लंबे कई जोड़ों वाले हाथ थे। और उनमें से दो हाथ, जिनके अंत में हड्डियों से बने हुए बहुत लंबे लंबे नाखून थे, और दो और हाथ थे जो थोड़े छोटे थे, और उनके अंत में इंसानों जैसी उंगलियां थी। जो चीज़ पहली नज़र में गंदी बर्फ जैसी लग रही थी, वो असल में उसके बाल थे, और जो कि घिसे पिटे थे, और वो थोड़ा मोटा भी लग रहा था, ऐसा कि जो तीरों और तलवारों को रोक सके। उसके सिर पर 5 आंखें थी, जो कि गुलामों को कीड़े मकोड़ों की तरह देख रही थी। और उनके नीचे एक बहुत भयानक मुंह था, जो तेज नुकीले दांतों से भरा हुआ था, और वो आधा खुला हुआ था, जैसे किसी चीज़ का इंतजार कर रहा हो। और उस क्रिएचर की थोड़ी से गंदी गाड़ी लाल टपक रही थी। लेकिन जिस चीज़ से सनी ज़्यादा डर रहा था, वो थी उसकी स्किन के अंदर लगातार कीड़ों की रेंगती हुई बहुत सी आकृतियाँ।
और वो उन्हें बिल्कुल साफ देख सकता है, क्योंकि बदनसीबी से वो उन लोगों में से एक था जो उसके बहुत पास खड़े थे। इसलिए उसे उस मॉन्स्टर का बहुत अच्छा लुक मिल रहा था, यानी वो उसे बहुत अच्छे से देख पा रहा था। फिर सनी ने अपने मन ही मन सोचा कि खैर ये तो बहुत ज़्यादा ये ख़राब सिचुएशन है। जैसे ही सनी ने ये बात सोची, अचानक तबाही मच गई और वो क्रिएचर के नाखून आगे बढ़ते हुए सनी की तरफ लपके। यानी उस क्रिएचर ने आगे बढ़ते हुए सनी की तरफ अपने नाखूनों से वार कर दिया। लेकिन सनी उससे एक कदम आगे रहते हुए एक पल खराब किए बिना एक तरफ कूद गया, जितनी दूर तक जंजीर जंजीर जा सकती थी, और उस बड़े कंधे वाले सोल्जर और को अपने और उस मॉन्स्टर के बीच में ला दिया। यानी उसके पीछे छुप गया बड़े कंधे वाले सोल्जर की। और वो और सनी और सनी एक सेकंड के और सनी अपने तेज रिएक्शन की वजह से बच गया, और उस मॉन्स्टर के लंबे नाखून उस चौड़े कंधे वाले आदमी को चीरते हुए निकल गए, जिससे चारों तरफ खून ही खून फैल गया। और उस खून में भीगे हुए सनी जमीन पर गिर गया, और फिर उसके ऊपर वो चौड़े कंधे वाला गुलाम, जो कि अब लाश था, वो भी गिर गया। सनी उसे कोसते हुए सोचने लगा कि तू इतना भारी क्यों है। थोड़ी देर के लिए अंधा होते हुए, क्योंकि उसके ऊपर खून और उस लाश के पड़े होने की वजह से सनी कुछ देख नहीं सकता था, सनी ने एक बहुत बड़ी परछाई को अपने ऊपर से गुजरते हुए महसूस किया। उसके तुरंत बाद उसके कानों में बहुत सारी चीखों की आवाज़ सुनाई देने लगी। लेकिन उस पर कोई ध्यान न देते हुए सनी ने उस लाश को एक तरफ पलटने की कोशिश की, लेकिन जंजीर की वजह से जंजीर के एक बहुत बड़े झटके ने उसे रोक दिया और उसकी कलाइयों को मोड़ दिया, जिससे उसे बहुत भयानक दर्द हुआ। अपना होश खोते हुए सनी ने महसूस किया कि वह कुछ कदम तक घसीटता घसीटा जा रहा है, लेकिन तभी अचानक से जंजीर ढीली हो गई और सनी खुद को कंट्रोल कर पा रहा था। और वह मन ही मन सोचता है कि शायद हालात इससे भी खराब हो सकते थे। फिर सनी अपनी हथेलियों से उस आदमी की लाश को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगता है, जो कि बहुत जिद से उसे ऐसा करने से रोक रही थी, क्योंकि वह बहुत ही भारी थी। लेकिन फिर भी सनी ने आखिरकार उसे एक तरफ गिरा ही दिया, और वह अब आज़ाद था। लेकिन आज़ादी की खुशी भी नहीं मना पाया था कि एकदम से उसका खून जम गया। उस चौड़े कंधे वाले आदमी की लाश के अंदर कुछ रेंगता हुआ दिखाई दिया। और फिर सनी अपने आप को कोसते हुए कहता है कि तुझे बस यही सोचना था ना कि सब कुछ इससे खराब नहीं हो सकता। और फिर वह डर के मारे पीछे हट गया। और फिर सनी रेंगता हुआ उस लाश को पीछे छोड़ते हुए 1.5 मीटर तक आगे चला गया। सनी ने आसपास नजर डालते हुए देखा कि फॉर्म के दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर तबाही मचा रहा था, जिससे गुलामों के चिल्लाहटें गूंज रही थी। फिर उसने उस चौड़े कंधे वाले आदमी की डेड बॉडी की तरफ नजर घुमाई, जो कि अब तेजी से झटके लेने लगी थी। और उस चौड़े कंधे वाले आदमी की लाश के दूसरी तरफ वो चालाक गुलाम खुले मुंह से डरा हुआ उस लाश को देख रहा था। और सनी ने फिर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए हाथ हिलाया, उसे हाई करते हुए हाथ हिलाया, और फिर उसे कहता है कि क्या घूर रहे हो, उससे दूर हटो। उस चालाक गुलाम ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह पीछे नहीं हट पाया, क्योंकि जंजीर उन तीनों के बीच उलझ चुकी थी, और वह जंजीर उस छोटे कंधे वाले आदमी के भारी वेट के नीचे दब चुकी थी। और फिर सनी ने अपने दांत पीछे और उस लाश को देखने लगा, जो उसके सामने डरावने रूप से बदल रही थी। अजीब तरह से हड्डियां उसके शरीर को चीरकर बाहर निकल आई, जो कि नुकीले स्पाइक्स की तरह लग रही थी। उसके मसल फूल रहे थे और वह हिल रहे थे, जैसे कि अपना सिर बदलने की कोशिश कर रहे हो। हाथों के नाखून पंजों में बदल रहे थे, और चेहरा फटकर दो हिस्सों में बच चुका था, जिससे एक अजीब टेढ़ा मुंह खुला दिख रहा था। इसमें खून से सने नुकीले दांत थे। सनी सोचता है कि यह सही नहीं है, और ये सब देखकर सनी को उल्टी आने का मन हुआ। और फिर एक आवाज़ आई, जंजीर। वो स्कॉलर गुलाम, जो वो चला गुलाम के बस कुछ ही कदम पीछे था, भूत जैसे पीले पड़े चेहरे के साथ हथकड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कह रहा था। उत्तर बताता है कि वो बात मदद करने से तो बहुत दूर थी, और हालात को देखते हुए उसका शौक होना समझ आता था, क्योंकि जंजीरों में बंधे होना तो एक बात है, और अगर जंजीरों में उस जैसे मॉन्स्टर के साथ बनना पड़े, जो कि वो चौड़े कंधे वाला गुलाम बन गया था, तो वे हालत तो और भी बुरे थे। पर सनी का ये सोचना कि चीज़ें सही नहीं हैं, वो खुद पर तरस खाने से नहीं था। उसका मतलब सच में ये था कि पूरी सिचुएशन ही गलत थी।
स्पेल भले ही कितना ही मिस्टीरियस क्यों ना हो, लेकिन उसके कुछ रूल्स होते हैं, और इस बात के भी कुछ रूल्स होते हैं कि नाइटमेयर्स में किस तरह के क्रिएचर आ सकते हैं। नाइटमेयर क्रिएचर की अपनी अपनी हायरार्की रैंक होती है, जो कि बिना दिमाग वाले बीस्ट से लेकर मॉन्स्टर्स तक होती है। और उसके बाद डिमन, डेविल, टायरेंट, टेरर और आखिर में पुराने ज़माने के टाइटन्स, जिन्हें कैलामिटीज भी कहा जाता है, वो होते हैं। फर्स्ट नाइटमेयर में लगभग हमेशा सिर्फ बीस्ट और मॉन्स्टर्स ही होते हैं। बहुत ही कम ऐसे चांस होते हैं जिसमें डीमन भी आ जाए। और सनी ने कभी भी एक अकेले डेविल से ज़्यादा ताकतवर किसी चीज़ के इसमें आने के बारे में नहीं सुना था। लेकिन उस क्रिएचर ने अपने जैसा ही एक छोटा रूप बना लिया था, एक ऐसी एबिलिटी जो सिर्फ और सिर्फ टायरेंट्स के पास ही होती है, या उनसे ऊपर वालों के पास। और फिर सनी सोचता है कि एक टायरेंट आखिर इस फर्स्ट नाइटमेयर में क्या कर रहा है। सनी अपने मन में उस पेटेड एट्रीब्यूट की ताकत को कोसते हुए कहता है कि आखिर यह कितनी ज़्यादा हो सकती है। फिर वह अपने आप से कहता है कि अभी सोचने का समय नहीं है। नाइंसाफ़ी हो या ना हो, सिर्फ अभी एक ही ऐसा इंसान है जो सनी को बचा सकता है, और वो सनी खुद है। वो छोटे कंधे वाला आदमी, अब जो भी उसका हिस्सा बचा था, धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके मुंह से अजीब क्लिकिंग की आवाज़ें आ रही थी। उसे पूरी तरह से होश में आने का मौका दिए बिना ही सनी ने गाली दी और आगे की तरफ कूद गया, और उस ढीली पड़ी हुई जंजीर के हिस्से को पकड़ लिया। उस मॉन्स्टर का एक हाथ, जो अब 5 उंगलियों से भरा था, सनी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सनी ने कैलकुलेटेड मूवमेंट की वजह से उसे अपने साइड से निकाल दिया, यानी उससे बच गया। इस बार जिस चीज़ ने उसकी जान बचाई, वो कोई तेज रिएक्शन नहीं थे, बल्कि उसका दिमाग सही जगह पर होना था, यानी फोकस्ड होना था। सनी ने कोई दिखावटी लड़ने की टेक्निक नहीं सीखी थी, क्योंकि वह कभी स्कूल नहीं गया था और अपना ज़्यादातर समय सड़कों पर ही बिताया था। फिर हमें बताया जाता है कि सनी के लिए सड़कें भी एक तरह की टीचर ही थी। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी जिंदा बचने के लिए ही लड़ते हुए बिताई थी। काफ़ी बार तो सच में उस अनुभव ने उसे किसी भी लड़ाई या झगड़े के बीच में अपना दिमाग एकदम ठंडा रखने की ताकत दी थी। इसीलिए डर के मारे जमने या पैनिक होने के बजाय सनी ने बस एक्शन लिया। 5 कदम बढ़ाते हुए सनी ने जंजीर को उस मॉन्स्टर के कंधे के आसपास फेंका और खींचा, जिससे उसके कंधों को उसकी बॉडी के साथ ही बांध दिया गया, यानी वह मॉन्स्टर बन गया। इससे पहले कि वह क्रिएचर और इससे पहले कि वह क्रिएचर जो अभी भी अपने बदलाव की वजह से और धीमा होने की वजह से अभी भी सही से रिएक्ट नहीं कर पाया था, सनी ने उसके आसपास जंजीर लपेट दी और उसे बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे को काटने से बचाया। अब अच्छी बात यह थी कि वह मॉन्स्टर अब अपने हाथ नहीं हिला सकता था, और बुरी बात यह थी कि जंजीर की जो लंबाई सनी ने उसे रोकने के लिए यूज़ की थी, अब वह ख़त्म हो गई थी, जिससे उनके बीच का फैसला लगभग ना के बराबर रह गया था। फिर सनी चिल्लाते हुए उस स्कॉलर जैसे गुलाम और चालाक दिखने वाले गुलाम को कहता है, तुम दोनों जल्दी से उस जंजीर को ऐसे खींचो जैसे तुम्हारी ज़िंदगी इस पर डिपेंड करती हो। उस चालाक गुलाम और स्कॉलर गुलाम ने सनी को खुले मुंह से देखा, और ये समझते हुए कि वो क्या सोच रहा है, उन्होंने काम शुरू किया। जंजीर को उल्टे डायरेक्शन से पकड़ते हुए उन्होंने जितनी ताकत हो सके उतनी जोर से उसे खींचा, जिससे मॉन्स्टर पर पड़ी जंजीर की पकड़ और टाइट हो गई, और वह खुद को छुटा नहीं पा रहा था। सनी ने सोचा, बहुत बढ़िया। मॉन्स्टर ने अपने मसल्स को फुलाया और आज़ाद होने की कोशिश करने लगा, जिससे जंजीर उसकी हड्डियों के स्पाइक्स में फंसकर टूटने की आवाज़ करने लगी, जैसे वह धीरे धीरे टूटने वाली हो। और फिर सनी सोचता है कि अब ये अच्छा नहीं है, और ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए सनी ने अपने हाथ उठाए और उन्हें जोड़ने वाली उस छोटी पतली जंजीर से उस जंजीर को उस क्रिएचर की गर्दन पर लपेट दिया। फिर उसने एक तेज कदम के साथ मॉन्स्टर के आसपास चक्कर लगाया और खींचा, जिससे वो उसकी बैक लगाकर खड़ा हो गया, उसके मुंह से जितना दूर हो सके उतना दूर। सनी जानता था कि वो अपने खाली हाथों से तो किसी इंसान का गला भी नहीं घोट सकता, तो उस मॉन्स्टर के गला घोटने के तो बात ही छोड़ दो। पर वह अपने खुद की पीठ का सहारा लेते हुए उस जंजीर को नीचे खींचने की कोशिश करने लगा, जिससे उसके पास कम से कम एक मौका तो था। उसने अपनी पूरी ताकत से उसे नीचे खींचा, और वह मॉन्स्टर की बॉडी के नीचे दबा हुआ महसूस कर रहा था, और उस मॉन्स्टर के स्पाइक्स, हड्डियों के स्पाइक्स उसके स्किन से टकरा रहे थे। मॉन्स्टर ने भी अपनी लड़ाई जारी रखी। वो जोर जोर से क्लिकिंग की आवाज़ कर रहा था और खुद को जंजीर से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। अब ये बस इस बात का सवाल था कि पहले क्या टूटेगा, वो जंजीर
या वो मॉन्स्टर खुद। सनी मन ही मन उस मॉन्स्टर को गाली देता हुआ मर जा कहते हुए चिल्लाने लगा। सनी के चेहरे से पसीना और खून बह रहा था, जबकि वह बस उस जंजीर को खींचे ही जा रहा था। जितनी ताकत हो सके उतनी ताकत से उसे नीचे खींचे जा रहा था। हर एक पल एक सदी जैसा लग रहा था, और उसकी ताकत जो शुरुआत से ही बहुत कम थी, अब और कम होती जा रही थी। सनी की पीठ, सनी की कलाइयाँ और हड्डियाँ और जख्मी पीठ उस मॉन्स्टर के तेज स्पाइक्स द्वारा छेदी गई थी, जिससे उसकी मसल में बहुत भयानक दर्द हो रहा था। और फिर सनी ने आखिरकार महसूस किया कि उस मॉन्स्टर की बॉडी एकदम ढीली पड़ गई है। और फिर एक पल बाद हवा में एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजी, जो कि उसकी जिंदगी में सुनी गई सबसे सुंदर आवाज़ों में से एक थी। वो आवाज़ स्पेल की थी, जिसने कहा, तुमने एक डोरमेंट बीस्ट माउंटेन किंग लार्वा को मार गिराया है, और अब ये चौथा